हम और आप मिलकर एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें इस धरती की सतह से बहुत बहुत नीचे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जो रहस्यों से भरी हुई है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक संकरी अंधेरी गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। यह गुफा जो सदियों से अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है। आपके कानों में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, टिप टिप टिप। यह आवाज जो गुफा की खामोशी को तोड़ती है, एक अनोखा संगीत रचती है। यह पानी की बूंदें हैं जो सदियों से पत्थर से टकराकर संगीत रच रही हैं। यह संगीत जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक देता है। आपके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी मशाल है जिसकी कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बना रही है। यह रोशनी जो हमें गुफा की गहराइयों में ले जाती है। जैसे ही आप अपना पहला कदम अंदर रखते हैं, आपके कदमों की गूंज उस खामोशी को तोड़ देती है। यह गूंज जो हमें गुफा के इतिहास की कहानियां सुनाती है। यह गूंज ऐसी है मानो हजारों साल पुराने राज आपसे कुछ कहना चाह रहे हों। यह राज जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाते हैं। यह अंधेरा, यह खामोशी, यह रहस्यमयी आवाजें, ये सब मिलकर एक सवाल खड़ा करती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर इस गुफा में क्या छिपा है? आखिर इंसान इस रोशनी भरी खुली दुनिया को छोड़कर जमीन के नीचे इस घने अंधेरे में रहने क्यों गया होगा? क्या यह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? क्या यह किसी बड़े खतरे से बचने की कोशिश थी? या फिर यह किसी अनजाने दुश्मन से छिपने का प्रयास था? क्या उन्हें किसी दुश्मन का डर था जो उन्हें जमीन के नीचे छिपने पर मजबूर कर गया? या फिर यह उनकी सुरक्षा का एक तरीका था? या फिर यह उनकी आस्था का सवाल था? क्या वे मानते थे कि धरती के गर्भ में उन्हें ईश्वर के ज्यादा करीब होने का एहसास होगा? क्या वे मानते थे कि धरती के गर्भ में उन्हें ईश्वर के ज्यादा करीब होने का एहसास होगा? यह आस्था जो उन्हें गुफा की गहराइयों में ले गई। ये सवाल हमें उस दुनिया के दरवाजे तक ले जाते हैं जो हमारी आंखों से तो ओझल है, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा है। यह दुनिया जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक दिखाती है। इस सफर में हम सिर्फ पत्थरों और मिट्टी को नहीं देखेंगे, हम उन कहानियों को भी जानेंगे जो इन गुफाओं में छिपी हुई हैं। हम उन लोगों की कहानियों को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन अंधेरी गुफाओं को अपना घर बनाया। यह कहानियां जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाती हैं। सोचिए तो कैसा रहा होगा उनका जीवन। यह जीवन जो अंधेरे में बसा हुआ था, सुबह की पहली किरण देखे बिना दिन की शुरुआत करना। यह जीवन जो सूरज की रोशनी से दूर था, ताजी हवा के लिए तरसना। यह हवा जो उन्हें धरती के ऊपर की दुनिया की याद दिलाती थी। अपने बच्चों को यह सिखाना कि अंधेरे से डरना नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना है। यह शिक्षा जो उन्हें गुफा की गहराइयों में सुरक्षित रखती थी। यह सब कल्पना करना भी कितना मुश्किल है ना? लेकिन यह सच्चाई थी। लेकिन हजारों लोगों ने सिर्फ कल्पना नहीं की बल्कि इस सच्चाई को जिया है। यह जीवन जो धरती के नीचे बसा हुआ था। उन्होंने धरती के नीचे सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर बसा दिए। यह शहर जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाते हैं। आज हम और आप कंप्यूटर जी की मदद से इन्हीं छिपे हुए शहरों के दरवाजे खटखटाएंगे। यह दरवाजे जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक दिखाते हैं। हम तुर्की की डेरिनकुयू की भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमेंगे। यह गलियां जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाती है। जॉर्डन के पेट्रा के गुलाबी पत्थरों के जादू को देखेंगे। यह पत्थर जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक दिखाते हैं। और अमेरिका के मेशा वेर्डे की चट्टानों पर बने घरों के रहस्य को समझेंगे। यह घर जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है बल्कि यह मानव के साहस, उसकी हिम्मत और उसकी कभी न हार मानने वाली भावना को एक सलाम है। यह भावना जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक दिखाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर के लिए? यह सफर जो हमें धरती के नीचे की दुनिया की झलक दिखाता है। चलिए ताला खोला जाए इस छिपी हुई दुनिया का। यह दुनिया जो हमें धरती के नीचे की कहानियों की झलक दिखाती है। आइए अब हम चलते हैं
तुर्की के कप्पादोसिया इलाके में। यहाँ जमीन के ऊपर आपको अजीबोगरीब चट्टानें दिखेंगी, जिन्हें फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनी कहा जाता है। लेकिन असली आश्चर्य तो जमीन के नीचे छिपा है। यहाँ एक ऐसा शहर है जो किसी राजा या बादशाह ने नहीं, बल्कि आम इंसानों ने अपनी मेहनत और लगन से बनाया था। इस शहर का नाम है डेरिनकुयू। यह कोई छोटी मोटी गुफा नहीं, बल्कि 18 मंजिला एक विशाल भूमिगत शहर है। जी हाँ, आपने सही सुना, 18 मंजिल, लेकिन ऊपर की ओर नहीं, बल्कि जमीन के और भी ज्यादा नीचे की ओर। यह शहर इतना बड़ा था कि इसमें 20,000 लोग अपने मवेशियों और खाने पीने के सामान के साथ आराम से रह सकते थे। जब आप डेरिनकुयू की संकरी सुरंगों में दाखिल होते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह एक जीता जागता आत्मनिर्भर शहर था। यहाँ आपको रहने के कमरों के अलावा स्कूल, चर्च, अस्तबल और यहाँ तक कि शराब बनाने की जगहें भी मिलेंगी। हर मंजिल को हवा मिलती रहे, इसके लिए 50 मीटर से भी ज्यादा गहरे वेंटिलेशन शाफ्ट यानी हवा के लिए सुराख बनाए गए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ छेनी और हथौड़े से इतनी गहरी और सटीक सुरंगें खोदना कितना मुश्किल रहा होगा। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। डेरिनकुयू की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा व्यवस्था थी। शहर के हर रास्ते पर भारी भरकम गोल पत्थर के दरवाजे लगे थे। ये दरवाजे इतने भारी थे कि इन्हें सिर्फ अंदर से ही बंद या खोला जा सकता था। अगर कोई दुश्मन शहर में घुसने की कोशिश भी करता तो लोग इन दरवाजों को बंद करके पूरे रास्ते को सील कर देते थे। ये दरवाजे एक चक्रव्यूह की तरह थे, जिन्हें भेद पाना लगभग नामुमकिन था। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ रहने वाले लोग हर पल किसी बड़े खतरे के साए में जी रहे थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा का हर संभव इंतजाम कर रखा था। उनका जीवन शायद आसान नहीं था, लेकिन वे सुरक्षित थे। यहाँ रहते हुए लोगों का रोजमर्रा का जीवन कैसा होता होगा, यह कल्पना करना भी रोमांचक है। बच्चे शायद इन्हीं अंधेरी गलियों में खेलते होंगे, औरतें सामुदायिक रसोई में मिलकर खाना बनाती होंगी और पुरुष शायद नए कमरे या सुरंगें खोदने का काम करते होंगे। उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलती थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के साथ रहने की हिम्मत की रोशनी जरूर जलती होगी। डेरिनकुयू हमें सिखाता है कि जब इंसान पर मुश्किल आती है तो वह अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे जमीन के नीचे ही क्यों न बसना पड़े। अब हम तुर्की से निकलकर जॉर्डन के रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गुलाबी और लाल रंग की चट्टानों के बीच एक ऐसा शहर छिपा है जो आधा चट्टानों में बना है और आधा चट्टानों में तराशा गया है। इसका नाम है पेट्रा, जिसे रोज सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जब आप एक लंबी संकरी घाटी, जिसे सिक कहते हैं, से गुजरते हैं तो अचानक आपके सामने एक विशाल इमारत आती है जिसका नाम अल खजनेह या द ट्रेजरी है। यह पूरी इमारत एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसकी नक्काशी और इसका आकार देखकर एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि इसे इंसानों ने बनाया है। पेट्रा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है जहां मंदिर, मकबरे और रहने की जगहें सब कुछ चट्टानों में ही खुदा हुआ है। पेट्रा को नबातियन लोगों ने बसाया था जो व्यापार के बहुत बड़े माहिर थे। यह शहर उस रास्ते पर था जहां से मसालों और रेशम का व्यापार होता था। उन्होंने शहर को इस तरह बनाया कि यह दुश्मनों की नजरों से छिपा रहे और पानी की कमी वाले रेगिस्तान में भी यहां जीवन चलता रहे। उन्होंने पानी को इकट्ठा करने और उसे शहर के हर कोने तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही उन्नत प्रणाली बनाई थी। पेट्रा की इमारतें सिर्फ रहने या छिपने की जगह नहीं थीं, बल्कि वे उनकी कला, उनकी समृद्धि और उनकी इंजीनियरिंग की समझ का प्रतीक थीं। यहाँ की हर दीवार, हर खंभा एक कहानी कहता है। अब हम जॉर्डन से हजारों मील दूर अमेरिका के कोलोराडो चलते हैं। यहाँ मेशा वेर्डे नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है हरी मेज। यहाँ की विशाल चट्टानों के नीचे आपको छोटे छोटे गांव बसे हुए मिलेंगे। इन्हें क्लिफ ड्वेलिंग्स यानी चट्टानी घर कहा जाता है। इन घरों को प्राचीन प्यूब्लो लोगों ने लगभग 800 साल पहले बनाया था।
उन्होंने खड़ी चट्टानों के नीचे गुफाओं जैसी जगहों में सैकड़ों कमरे बना लिए। ये घर मिट्टी और पत्थर से बने थे और एक के ऊपर एक कई मंजिला होते थे। इन तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों या चट्टानों में बने छोटे छोटे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था। मेशा वेल्डे में रहने वाले लोग किसान थे। वे ऊपर पठार पर मक्का और सेम उगाते थे और रहने के लिए नीचे चट्टानों के सुरक्षित आशियाने में आ जाते थे। यह जगह उन्हें दुश्मनों के हमले और जंगली जानवरों से तो बचाती ही थी, साथ ही रेगिस्तान की तेज धूप और सर्दियों की ठंडी हवाओं से भी महफूज रखती थी। उनका जीवन प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। वे क्यों गए, यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या कोई बड़ा सूखा पड़ा था या फिर किसी बीमारी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? इसका जवाब आज भी इतिहास के अंधेरों में कहीं खोया हुआ है। डेरिनकुयू और पेट्रा जैसे बड़े नाम तो हम सबने सुने हैं, लेकिन दुनिया में और भी कई ऐसी गुमनाम जगहें हैं जहां इंसान ने जमीन के नीचे अपनी दुनिया बसाई थी। चलिए अब हम फ्रांस के नॉर्स शहर की ओर चलते हैं। यहां जमीन के नीचे 300 से ज्यादा कमरों और 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे लेज ग्रॉट्स नॉर्स कहते हैं। यह जगह 3री सदी में पत्थर निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब लड़ाइयां और हमले बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसे एक भूमिगत शरण स्थली में बदल दिया। यह एक पूरा गांव था जिसमें 3000 लोग रह सकते थे। यहां आपको चैपल, अस्तबल और बेकरी तक के निशान मिलेंगे। यह जगह हमें बताती है कि कैसे इंसान ने एक साधारण खदान को जरूरत पड़ने पर एक सुरक्षित किले में बदल दिया। अब हम फ्रांस से स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग चलते हैं। इस खूबसूरत शहर के नीचे साउथ ब्रिज के मेहराबों में कुछ अंधेरी और रहस्यमयी तिजोरियां छिपी हैं, जिन्हें एडिनबर्ग वॉल्ट्स कहा जाता है। 18वीं सदी के अंत में इन तिजोरियों को व्यापारियों के गोदाम के रूप में बनाया गया था, लेकिन यहां हमेशा नमी और अंधेरा रहता था, इसलिए व्यापारियों ने इन्हें छोड़ दिया। इसके बाद यह जगह शहर के सबसे गरीब लोगों का घर बन गई। यहां वो लोग रहते थे जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। इन अंधेरी, बिना हवा वाली जगहों पर कई परिवार एक साथ रहते थे। कहा जाता है कि बाद में यह जगह अपराधियों और गैर कानूनी कामों का अड्डा भी बन गई। आज भी जब लोग यहां जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी उदासी और रहस्य का एहसास होता है। अब हम चलते हैं आधुनिक समय की एक विशाल भूमिगत संरचना की ओर। यह है चीन की राजधानी बीजिंग में बनी अंडरग्राउंड सिटी, जिसे डिक्सिया चेंग भी कहा जाता है। इसे 1970 के दशक में सोवियत संघ से युद्ध के खतरे को देखते हुए बनाया गया था। यह एक बहुत बड़ा भूमिगत बंकर है जो लगभग 85 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि परमाणु हमले की स्थिति में बीजिंग की लगभग आधी आबादी को यहां पनाह दी जा सके। इस भूमिगत शहर में रेस्टोरेंट, क्लिनिक, स्कूल, थिएटर और यहां तक कि रोलर स्केटिंग रिंक जैसी सुविधाएं भी थीं। यह शहर हमें बताता है कि कैसे युद्ध का डर इंसान को भविष्य की तैयारी के लिए जमीन के नीचे भी ले जा सकता है। ये तीनों जगहें, नॉर्स, एडिनबर्ग और बीजिंग, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक गांव है, एक गरीबों की बस्ती है और एक आधुनिक बंकर है, लेकिन इन तीनों में एक बात समान है। ये तीनों हमें दिखाती हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से इंसान ने जमीन के नीचे शरण ली है। कभी युद्ध से बचने के लिए, कभी गरीबी से मजबूर होकर, तो कभी भविष्य के किसी बड़े खतरे की तैयारी के लिए। ये गुमनाम गलियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और राजाओं की कहानियों में नहीं, बल्कि इन अंधेरी और भूली बिसरी जगहों में भी सांस लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जिंदगी कैसे चलती होगी? यह किसी विज्ञान की पहेली से कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होती है ताजी हवा की। जैसा कि हमने डेरिनकुयू में देखा, प्राचीन लोगों ने इसका एक शानदार हल निकाला था, वेंटिलेशन शाफ्ट। ये लंबी लंबी सुरंगें होती थीं जो जमीन की सतह से नीचे के कमरों तक हवा पहुंचाती थीं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती थी
और ठंडी ताजी हवा नीचे आती थी। यह एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। बिना किसी मशीन के, सिर्फ हवा के बहाव के विज्ञान को समझकर उन्होंने हजारों लोगों के लिए सांस लेने का इंतजाम कर दिया था। यह उनकी वैज्ञानिक समझ का एक अद्भुत प्रमाण है। दूसरी बड़ी जरूरत है पानी। जमीन के नीचे पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। पेट्रा के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए चट्टानों में नालियां और बड़े बड़े हौज बनाए थे। डेरिनकुयू में लोगों ने जमीन के नीचे बहने वाले पानी के स्रोतों तक कुएं खोदे थे, जो 55 मीटर से भी ज्यादा गहरे थे। इन कुओं से न सिर्फ पीने का पानी मिलता था, बल्कि यह दुश्मन को भी एक धोखे में रखता था। दुश्मन ऊपर से पानी के स्रोत बंद कर देता था, यह सोचकर कि अंदर के लोग प्यास से हार मान लेंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता था कि शहर के पास अपना खुद का छिपा हुआ पानी का खजाना है। यह रणनीति और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल था। अब बात करते हैं भोजन की। जमीन के नीचे खेती तो हो नहीं सकती, इसलिए भूमिगत शहरों में रहने वाले लोग अपने साथ बहुत सारा अनाज और सूखा भोजन लेकर जाते थे। उन्होंने अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए थे, जहां नमी और कीड़ों से बचाव का पूरा इंतजाम होता था। कुछ शहरों में, जैसे डेरिनकुयू, वे अपने साथ मवेशियों को भी ले जाते थे ताकि दूध और मांस की कमी न हो। यह एक बहुत बड़ी योजना की मांग करता था। यह हिसाब लगाना कि कितने लोगों के लिए कितने समय तक का भोजन चाहिए होगा। यह सब कुछ एक बहुत बड़े मैनेजमेंट का हिस्सा था। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मनोविज्ञान का। लगातार अंधेरे में एक बंद जगह पर रहना इंसान के दिमाग पर कैसा असर डालता होगा। सूरज की रोशनी न मिलने से हमारे शरीर की घड़ी बिगड़ सकती है और उदासी या डिप्रेशन हो सकता है। शायद इसीलिए इन भूमिगत शहरों में सामुदायिक जीवन पर बहुत जोर दिया जाता था। लोग मिलकर काम करते थे, त्योहार मनाते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। चर्च और पूजा की जगह बनाना भी इसी का एक हिस्सा था, ताकि लोगों की आस्था बनी रहे और उन्हें मानसिक शक्ति मिले। यह दिखाता है कि वे सिर्फ शारीरिक जरूरतों को ही नहीं, बल्कि मन की जरूरतों को भी समझते थे। जब हम इन सभी भूमिगत बस्तियों को एक साथ देखते हैं, तो हमारे मन में बार बार वही सवाल आता है, आखिर क्यों? इन सभी कहानियों के पीछे कुछ सामान्य कारण छिपे हुए हैं, जो हमें मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सामान्य कारण है सुरक्षा। चाहे वो डेरिनकुयू के लोग हों जो हमलावरों से बच रहे थे, या बीजिंग के लोग जो परमाणु युद्ध के डर से तैयारी कर रहे थे, इन सभी के लिए जमीन के नीचे जाना अपनी और अपने परिवार की जान बचाने का एक तरीका था। जमीन की मोटी परत उन्हें दुश्मनों के हथियारों और नजरों दोनों से बचाती थी। यह एक प्राकृतिक कवच की तरह था, एक ऐसा किला जिसे भेदना बहुत मुश्किल था। दूसरा बड़ा कारण है प्रकृति से सुरक्षा। मेशावेडे के लोगों ने चट्टानों के नीचे घर इसलिए बनाए ताकि वे रेगिस्तान की भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड से बच सकें। चट्टानें दिन में उन्हें ठंडा रखती थीं और रात में गर्मी देती थीं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के कूबर पेड़ी शहर में लोग आज भी जमीन के नीचे रहते हैं, क्योंकि वहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जमीन के नीचे का तापमान लगभग स्थिर रहता है, जिससे उन्हें एयर कंडीशनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां इंसान ने प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आस्था और आध्यात्मिकता। दुनिया की कई संस्कृतियों में यह माना जाता था कि गुफाएं और भूमिगत स्थान पवित्र होते हैं। ये स्थान उन्हें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर ध्यान और पूजा के लिए एक शांत वातावरण देते थे। कई साधु और संत शांति और ज्ञान की खोज में गुफाओं में जाकर रहते थे। पेट्रा के कई हिस्से जो आज हमें मकबरे लगते हैं, शायद उस समय पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होते होंगे। जमीन का गर्भ, जहां से जीवन अंकुरित होता है, उसे कई सभ्यताओं में एक पवित्र स्थान माना गया है। इस तरह भूमिगत होना ईश्वर के करीब जाने का एक माध्यम भी था। इन सभी कारणों के अलावा कभी कभी भूमिगत बस्तियां मजबूरी में भी बसती थीं, जैसा कि हमने एडिनबर्ग वॉल्ट्स में देखा।
जब समाज में कुछ लोगों को जगह नहीं मिलती, जब वे गरीबी और बहिष्कार का शिकार होते हैं, तो वे ऐसी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं जिन्हें बाकी दुनिया ने छोड़ दिया है। यह हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। चाहे कारण डर हो, आस्था हो, प्रकृति से बचाव हो या फिर सामाजिक मजबूरी, जमीन के नीचे की ये दुनियाएं हमें यह सिखाती हैं कि इंसान हर परिस्थिति में जीने का रास्ता खोज ही लेता है। यह उसकी कभी ना हार मानने वाली जिजीविषा का सबसे बड़ा प्रमाण है। धरती के नीचे की दुनिया सिर्फ इंसानों के रहने की जगह ही नहीं रही है, बल्कि यह हमारी कहानियों, हमारे मिथकों और हमारी कल्पनाओं का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में अंडरवर्ल्ड या पाताल लोक की कोई न कोई कहानी जरूर मिलती है। प्राचीन यूनानी मानते थे कि मरने के बाद आत्माएं हेडिस नाम की एक भूमिगत दुनिया में जाती है, जहां के राजा भी हेडिस थे। यह एक अंधेरी और उदास जगह मानी जाती थी, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। यह डर और रहस्य की दुनिया थी जो जमीन के नीचे कहीं मौजूद थी। इन कहानियों ने लोगों के मन में भूमिगत दुनिया के प्रति एक गहरा डर और सम्मान पैदा किया। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी पाताल लोक का जिक्र आता है। इसे 7 लोकों में सबसे नीचे का लोक माना गया है, लेकिन इसे हमेशा एक बुरी जगह के तौर पर नहीं देखा गया। पाताल लोक को नागों और दैत्यों का निवास स्थान बताया गया है, जो बहुत शक्तिशाली और समृद्ध थे। यहाँ की वास्तुकला और सुंदरता का वर्णन भी कई कथाओं में मिलता है। इसी तरह माया सभ्यता के लोग मानते थे कि गुफाएं और सिंकहोल यानी पानी से भरे गड्ढे शिबाल्बा यानी उनके पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। वे इन जगहों को पवित्र मानते थे और यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये कहानियां दिखाती हैं कि भूमिगत दुनिया सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी आयाम भी थी। इन मिथकों और कहानियों का भूमिगत शहरों के निर्माण से भी गहरा संबंध हो सकता है। जब लोग जमीन के नीचे रहने जाते थे, तो वे अपने साथ अपनी आस्था और अपनी कहानियां भी ले जाते थे। डेरेनक्यू जैसी जगहों पर चर्च का मिलना इस बात का सबूत है कि वे अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को नहीं भूले थे। हो सकता है कि पाताल लोक की कहानियां उन्हें अंधेरे में हिम्मत देती हों, या फिर उन्हें यह विश्वास दिलाती हों कि वे एक पवित्र स्थान पर रह रहे हैं। इन कहानियों ने शायद उन्हें उस अनजान दुनिया को समझने और उसे अपनाने में मदद की होगी। आज भी जब हम किसी गहरी गुफा या सुरंग में जाते हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सा रोमांच और थोड़ा सा डर पैदा होता है। यह शायद उन्हीं प्राचीन कहानियों का असर है जो हमारे अवचेतन मन में आज भी जिंदा हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहां नियम और कानून अलग हैं। यह भूमिगत दुनिया के जादू का ही कमाल है कि यह विज्ञान और इतिहास के साथ साथ हमारी कल्पना और आध्यात्मिकता को भी छूती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझा सकता। उन्हें महसूस करने के लिए कल्पना की उड़ान भरनी पड़ती है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन के नीचे शहर बसाने का विचार सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। आज की आधुनिक दुनिया में भी कई शहर अपने भविष्य के लिए जमीन के नीचे देख रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर। यहां जमीन के नीचे एक पूरा नेटवर्क है जिसे रेसो या अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है। यह 32 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल और यूनिवर्सिटी कैंपस तक जुड़े हुए हैं। मॉन्ट्रियल में सर्दियां बहुत लंबी और बर्फीली होती हैं। यह अंडरग्राउंड नेटवर्क लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाता है और वे बिना बाहर निकले आराम से घूम फिर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भी जमीन के नीचे एक समानांतर शहर विकसित किया जा रहा है। यहाँ की चट्टानी जमीन इसके लिए एकदम सही है। इस भूमिगत योजना में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, डेटा सेंटर और यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल भी शामिल है। हेलसिंकी की सरकार का मानना है कि जमीन के नीचे निर्माण करने से शहर की खुली और हरी भरी जगहें बची रहेंगी। यह शहर के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भूमिगत जीवन को आरामदायक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। आधुनिक भूमिगत निर्माण का एक और बड़ा कारण है सुरक्षा, लेकिन इस बार दुश्मन इंसान नहीं बल्कि संवेदनशील डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का खतरा है। दुनिया भर में कई देश अपने महत्वपूर्ण डेटा सेंटर और मिलिट्री कमांड सेंटर जमीन के नीचे बना रहे हैं। जमीन की मोटी परत उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और तूफान से तो बचाती ही है, साथ ही किसी भी तरह के भौतिक हमले या जासूसी से भी सुरक्षित रखती है। यह आज के डिजिटल युग का डेरनकुयू है, जहां डेटा ही सबसे बड़ा खजाना है और उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। युद्ध और शरण का विचार आज भी भूमिगत आश्रयों से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में जहां आज भी संघर्ष चल रहा है, आम नागरिक बमबारी से बचने के लिए अस्थायी भूमिगत बंकरों में शरण लेते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की जरूरत उतनी ही पुरानी है जितनी की मानवता। चाहे प्राचीन काल में तीरों से बचना हो या आज के समय में मिसाइलों से, जमीन के नीचे का आश्रय हमेशा एक विकल्प रहा है। आधुनिक भूमिगत शहर हमें यह दिखाते हैं कि इंसान की पुरानी जरूरतें और नए जमाने की तकनीक मिलकर भविष्य के शहरों का एक नया नक्शा तैयार कर सकते हैं। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें कई बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ता तापमान, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और चरम मौसम की घटनाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में इंसान को एक बार फिर जमीन के नीचे शरण लेनी पड़ेगी? क्या भूमिगत शहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समाधान हो सकते हैं? यह कल्पना अब सिर्फ विज्ञान कथा की बात नहीं रही, बल्कि दुनिया भर के आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वे ऐसे शहरों की कल्पना कर रहे हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों, जहां ऊर्जा के लिए धरती की गर्मी का इस्तेमाल हो और जहां पानी को रिसाइकल किया जा सके। भविष्य के ये भूमिगत शहर शायद पुराने शहरों की तरह अंधेरे और तंग नहीं होंगे। नई तकनीक की मदद से हम सूरज की रोशनी को ऑप्टिक फाइबर के जरिए जमीन के नीचे तक पहुंचा सकते हैं। विशाल एलईडी स्क्रीनें आसमान का भ्रम पैदा कर सकती हैं, जिससे हमें खुले में रहने का एहसास हो। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों से हम बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के जमीन के नीचे ही ताजा भोजन उगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हवा, पानी और ऊर्जा के प्रबंधन को इतना कुशल बना सकता है कि जीवन पूरी तरह से टिकाऊ हो जाए। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसान प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षित रहकर भी एक आरामदायक जीवन जी सकेगा। यह विचार सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। जब हम मंगल ग्रह या चांद पर बस्तियां बसाने की बात करते हैं, तो वहां भी सबसे सुरक्षित विकल्प जमीन के नीचे ही है। मंगल की सतह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है और वहां का वातावरण भी बहुत पतला है। ऐसे में शुरुआती मानव बस्तियां शायद भूमिगत गुफाओं या लावा ट्यूब्स में ही बनाई जाएंगी। यह हमें एक बार फिर उसी चक्र पर ले आता है, सुरक्षा की खोज में जमीन के नीचे जाना। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने धरती पर खुद को बचाने के लिए गुफाओं में शरण ली थी, शायद उसी तरह हमारे वंशज किसी दूसरे ग्रह पर खुद को बचाने के लिए ऐसा ही करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा जो हजारों साल पहले की अंधेरी गुफाओं से शुरू हुई थी, वो हमें भविष्य के तकनीकी शहरों और अंतरिक्ष की बस्तियों तक ले आई है। यह यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है, मानव की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और उसकी अन्वेषण की भावना। इंसान कभी हार नहीं मानता, वह हर चुनौती का सामना करता है और हर मुश्किल का हल निकालता है। अभी भी इस धरती के नीचे और इस ब्रह्मांड में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोजना बाकी है। कौन जानता है अगली बड़ी खोज कौन सी होगी? कौन सा छिपा हुआ शहर हमें मिलेगा? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचते रहिएगा। शुभ